हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आइए स्टार्ट करते हैं आज के केस स्टडी सेशन के साथ। आज हम करने जा रहे हैं केस स्टडी नंबर 8 और आज मैं एक ही वीडियो केस स्टडी डाल पाऊँगा क्योंकि मैं किसी काम की वजह से 2-3 दिन के लिए बाहर आ रखा हूँ अपने होम टाउन। और मैंने सोचा कि मैं वीडियोज़ ना डालूँ 2-3 दिन, बट क्या होता है ना कि कुछ लोग रेगुलरली, मैंने देखा है कि वीडियोस देखते हैं और वो कई एक तरीके से रूटीन बन जाता है कुछ लोगों का कि यार एटलीस्ट एक वीडियो भी डल जाए तो नई एक केस स्टडी हमारे को कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर एक बच्चा भी उसको रेगुलरली फॉलो कर रहा है तो मैंने को लगा कि ठीक है यार, अगर मैं मोबाइल से ही करना है 10-15 मिनट लगेंगे तो मैं फटाफट से रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है, मोबाइल ओपन करते हैं, बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, मोबाइल तो है, फटाफट से हम उससे रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। तो एक केस स्टडी मैं आपके लिए लाया हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वीडियोस देख लेते हैं, ना लाइक्स करते हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। अभी भी जो है 80-90% लोग वही हैं जो बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं। पता नहीं, रीज़न समझ नहीं आता क्या है। मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए बोलता भी नहीं हूँ, ना मैंने किसी वीडियो में अब तक बोला है कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बट खुद से होना चाहिए। इफ़ यू आर वॉचिंग इट रेगुलरली एंड डेली एंड यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियोज़, फ्रॉम दीज ऑल वीडियोज़ आई एम अपलोडिंग, सो एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों का ये सब्जेक्ट इतने अच्छे से करा दूँ कि एग्जामिशन तो पक्की मतलब पक्की। तो यार इतना तो बदले में आपको खुद से ही दे देना चाहिए। कोई फ़ीस तो मांग नहीं रहा हूँ मैं, बट ठीक है, एनी हाउ जिनको करना है उन्होंने कर लिया है और जिन लोगों को लगेगा वो खुद कर लेंगे। बट फिर भी एक रिमाइंडर है कि अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी तो चॉइस इज़ ऑल योर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी नंबर 8 एंड क्या है ये केस स्टडी, फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। इसके भी 100% क्वेश्चंस जो हैं हमारे पूरे के पूरे केस स्टडी पढ़ के ही समझ आएंगे। तो फटाफट से कर लेते हैं, ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट करें। एक मिस्टर पुष्पेंद्र मीना है जो पॉपुलर नेम है एंड फेस है अमंग द फार्मर्स ऑफ द रीजन वेयर ही बिलोंग्स। ही इज़ ऑल्सो बिग नेम इन द लोकल पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो कंसिडर फार्मर्स लीडर। फार्मर के लीडर हैं एज वेल। ही यूजुअली raises his objections to government policies which are detrimental to the interest of farmers. He is recently in the views because he is critically resisting the recently ordinances passed by the government with respect to the farmer and agriculture produce। ये तो अभी जो हमारा मुद्दा चल रहा है फार्मर का, उसी से रिलेटेड कुछ लग रहा है, ठीक है। These ordinances are severe jolt for farmers and middle class households of the country as per Mr. Meena. He has also highlighted the remarks of the Competition Commission indicating the possible adverse effect on fair competition and unfair price which may prevail due to the limitless होर्डिंग। सच रिमार्क्स वर पार्ट ऑफ द ओपिनियन फर्निश्ड बाय द कमीशन। कमीशन ने एक ओपिनियन दिया था ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ द अगस्त 2020 इन रिस्पॉन्स टू द रेफरेंस मेड टू इट ड्यूरिंग द थर्ड वीक ऑफ जुलाई 2020 द वीक व्हेन ऑर्डिनेंसेज पास। मतलब आपको पता होगा जब हमने कंपटीशन एक्ट पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जब भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती है कुछ रिलेटेड टू द और उसकी वजह से कंपटीशन पे कोई फ़र्क पड़ने वाला होता है तो कमीशन से बोलती है कि आपसे मुझे कुछ जवाब चाहिए, आप अपनी राय दीजिए। तो यही यहाँ पर राय मांगी गई है और अगर राय नहीं भी मांगी जाती है, ठीक है, यहाँ पर राय नहीं मांगी गई है, सॉरी, यहाँ पर राय नहीं मांगी है। ही एलिज दैट द गवर्नमेंट इज इग्नोरिंग द ओपिनियन ऑफ द कंपटीशन। मतलब सिंपल सी बात, जो भी राय मांगी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब देखो कमीशन से यहाँ पर क्या बोला गया है, कमीशन से यहाँ पर ये बोला गया है, ही ऑल्सो हाइलाइटेड द रिमार्क्स ऑफ द कंपटीशन इंडिकेटिंग द एडवर्स इफेक्ट। मतलब कंपटीशन कमीशन से राय मांगी गई है और उन्होंने जो राय दी थी उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो जब हमने कंपटीशन एक्ट पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि गवर्नमेंट जब राय मांगती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे एक्सेप्ट करेगी। आप राय दीजिए, ज्ञान मत दीजिए। अगर उन्हें एक्सेप्ट करना होगा ये ज्ञान मत दीजिए कि एक्सेप्ट करो, ठीक है। आप अपना जो भी आपको लगता है वो आप बता दीजिए और उसे एक्सेप्ट करना है ना करना गवर्नमेंट की मर्जी है। क्यों मैंने इस पर फोकस किया, इससे रिलेटेड जो है नीचे क्वेश्चंस हैं इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। MCQ है बेसिकली। मिस्टर रमेश कतारिया एक रेनॉन्ड नेम है इन द बिजनेस वर्ल्ड, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एग्रो प्रोडक्ट, रियल एस्टेट एंड ट्रांसपोर्ट रिस्पेक्टिवली। द एग्रो प्रोडक्ट बिजनेस कतारिया एग्रो लिमिटेड काल जो है हैज़ अ प्रेजेंस ऑल अक्रॉस द ग्लोब। कंसिडरिंग द अफोर मेंशनड ऑर्डिनेंसेज द मैनेजमेंट ऑफ काल एट काल विच लार्जली रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कतारिया being the CMD decided to acquire a land for establishing a large cold storage facilities. Mr. Kataria along with other designated officers of KL during the search of the land for the cold storage facility came across a piece of land with Mr. Ramesh Kataria found which Mr. Ramesh Kataria found for his farmhouse. Such land suitable for his farmhouse. Such land was owned by Mr. Noor Mohammad Khan. Another piece of land was selected for cold storage facilities. तो मतलब नूर मोहम्मद खान जी से उन्होंने जो है लैंड खरीदी, ठीक है। The piece of land which Mr. Kataria selected for his farmhouse was purchased for rupees 4.12 crores in the name of wife. वाइफ के नाम पे खरीदा उसने, ठीक है, फ्रॉम मिस्टर नूर मोहम्मद खान आउट ऑफ द फंड्स जो उन्होंने डाइवर्ट किए थे कहाँ से, KL से, ओके।
through annual information return of high value transactions such as transaction of Mr. Kataria came to the knowledge of ACIT, मतलब जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन की डिटेल्स इनकम टैक्स के पास जाती है, उस डिटेल्स के थ्रू ACIT को जो है जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, उनको थोड़ा अजीब सा लगा और उन्होंने उनकी नॉलेज में आया और उन्होंने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया मिस्टर एंड मिसेस कतारिया को कि आपने प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत गलत काम किया है। ठीक है, आपने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत गलत काम किया है और आपको इसका जवाब देना है कि क्यों आपकी इस प्रॉपर्टी को बेनामी ना माने जो आपने 4.12 करोड़ की खरीदी है मिस्टर कतारिया ने मिसेस कतारिया के नाम पे। ठीक है, फर्दर बेस्ड अपॉन द रिस्पांस सबमिटेड ACIT ने, मतलब जो रिस्पांस शोकॉज नोटिस का सबमिट किया गया मिस्टर एंड मिसेस कतारिया के द्वारा, उसके बेसिस पे एक और नोटिस इशू किया गया असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा, जिसमें उसने क्या किया, समन किया उन्हें और बोला कि साथ में रिकॉर्ड्स भी लेके आना और आप भी आना और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेके आना। क्या ACIT के पास ये पावर होती है? यस, ACIT के पास ये पावर होती है। ACIT के पास ये पावर होती है और ACIT के पास जो पावर्स होती हैं वो ये होती हैं, जो हमारी सिविल कोर्ट के पास पावर होती है वो सेम पावर जो होती है ACIT के पास भी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Just a week prior to the issue of aforementioned show cause notice by the ACIT, the land that was purchased in the name of Mr. Kataria was sold for 4.20। जैसे ही शो कॉज नोटिस आया था उसके कुछ हफ्तों बाद ही उसने क्या किया, लैंड को मिस्टर कतारिया ने लैंड को बेच दिया 4.20 करोड़ का और क्योंकि उसे अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए, मिस्टर कतारिया को अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था। ठीक है, पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन जो है वो कैश में लिया गया, जिसको वो घर बेचा गया, वो फार्म हाउस बेचा गया, उसका पार्टली अमाउंट जो है कैश में लिया गया। आउट ऑफ द सेल प्रोसीड जो 4.20 करोड़ का बेचा उन्होंने, उसमें से 2 करोड़ रुपए जो थे वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में लगाए गए। द इंक्रीज, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत बढ़ चुका था ट्रांसपोर्ट बिजनेस का, इसलिए वो अनप्रॉफिटेबल हो चुका था। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में जो पैसा लगाने के बावजूद भी, 2 करोड़ रुपए लगाने के बावजूद भी वो बिजनेस फेल कर गया। ठीक है, आफ्टर सेवरल ओकेजन्स ऑफ द डिफॉल्ट्स इन पेमेंट्स ऑफ द रिपेमेंट ऑफ द क्रेडिटर्स फाइनली द बिजनेस कोलैप्स। ठीक है, बिजनेस कोलैप्स कर गया। एंड एप्लीकेशन फॉर फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस वाज ड्यूली फाइल्ड। अगर आपने IBC के प्रोविजंस पढ़े होंगे तो हमने पढ़ा था कि IBC में जब फास्ट ट्रैक की IBC 2016 में जब फास्ट ट्रैक के जो हमारे प्रोविजंस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं किन किन कंपनीज़ के लिए। नंबर 1, एक तो स्मॉल कंपनी जो होती है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। सेकंड, जो हमारे स्टार्टअप्स होते हैं अदर देन पार्टनरशिप फर्म, उनके ऊपर उनका फास्ट ट्रैक्स में फास्ट ट्रैक हो सकता है। एंड थर्ड वन इज द अनलिस्टेड कंपनी जिनके टोटल एसेट जो होते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होते इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो इन तीनों के केस में जो है फास्ट ट्रैक स्टार्ट हो सकता है, जो कि 90 डेज़ के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एक्सटेंशन आपको प्लस 45 डेज़ की भी मिल जाती है, वन टाइम एक्सटेंशन। तो इसमें क्या बोला गया देखते हैं। फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी स्टार्ट किया गया। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो अपॉइंट हुआ वो उसको प्रॉब्लम हो रही थी कंप्लीट करने में रेजोल्यूशन प्रोसेस विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, लेते हमारा जो भी 90 डेज होते हैं उसके अंदर। तो उसने बोला कुछ एक्सटेंशन ले लेते हैं, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स से बोला गया कि हम एक्सटेंशन ले लेते हैं और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने 68% वोटिंग रेट से पास किया। तो आपको पता होगा कि जब फास्ट ट्रैक चल रहा होता है तो 75% चाहिए होता है, 68% नहीं। मतलब नॉर्मल केस में तो 66% जो होता है उससे हो जाता है काम, लेकिन जब फास्ट ट्रैक का चल रहा होता है तो उस केस में 75% की अप्रूवल चाहिए होती है। मतलब यहाँ पर जो है 68% ही है, तो इसका आगे पास नहीं होगा, मतलब एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। Out of the sale proceeds of 4.20 crores, an amount of $280,000 is remitted to Mr. Prince Kataria, son of Mr. and Mrs. Kataria, a foreign company। मतलब $280,000 उन्होंने जो है देख 4.2 करोड़ में से 2 करोड़ तो उसने अपने बिजनेस में लगा दिए, बाकी $280,000 उसने क्या किया, अपने बेटे को $280,000 भेज दिए। RBI से परमिशन लेके बिना लिए $2.5 लाख तक भेज सकते हो, लेकिन RBI से बिना परमिशन लिए उन्होंने $280,000 भेज दिए, मतलब $30,000 का उन्होंने फिर से कॉन्ट्रावेंशन किया, गलत काम किया है। ठीक है, इसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख रुपीज़ उनके पास बचे थे उसके बाद भी और उनके घर पे पड़े थे। तो उन्होंने क्या किया, शो कॉज नोटिस क्योंकि उनके पास आ रखा था तो उन्हें ये डर था कि अब कभी भी सर्च कंडक्ट करी जा सकती है, इसलिए उन्होंने 12 लाख रुपए तो जो अपने घर में उनके लिफ्ट लगने वाली थी, एलिवेटर लगने वाली थी, उसको जमा करवा दिए और 2 लाख रुपए उसने ड्राइवर को सैलरी दे दी 10 महीने की। ठीक है, 10 महीने की सैलरी दे दी थी, मतलब 2 लाख रुपए के लिए अगर मैं बेनामीदार कहूँ तो बेनामीदार कौन हो जाएगा, ड्राइवर हो जाएगा। ठीक है, और बेनिफिशियल ओनर तो आपको पता ही है मिस्टर मिसेस कतारिया ही हो जाएंगे, मिस्टर कतारिया हो जाएंगे इस केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर कतारिया वॉज फाउंड टू बी इंडल्ज इन सम हवाला ट्रांजैक्शन एज पर द रिलायबल एंड कंक्लूसिव पीसेज ऑफ एविडेंस अवेलेबल विद द असिस्टेंट डायरेक्टर। मिस्टर कतारिया वॉज पार्ट एंड पार्टी ऑफ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलिसिट मनी इन फॉरेन करेंसी एंड ही ऑल्सो असिस्टेड द इंटीग्रेशन फेज। ठीक है, इन इट्स इंटीग्रेशन फेज द असिस्टेंट डायरेक्टर डज नॉट हैव अरेस्ट वारंट अगेंस्ट मिस्टर कतारिया बट इन बिलीव दैट मिस्टर कतारिया ने गलत काम किया है, उसने उनको अरेस्ट कर लिया 21 सितंबर को 10:30 बजे एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट असिस्टेंट कमिश्नर
उसको स्पेशल कोर्ट लेके गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकर जा सकता है। और कितने दिन के अंदर लेके जाना होता है? 24 घंटे के अंदर लेके जाना होता है, 24 आवर्स में ट्रैवलिंग का टाइम इंक्लूड नहीं होता है। तो हैंस मतलब सही लेके गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पुष्पा बिल्डर्स एंड द इंफ्रा लिमिटेड PBIL इज अ कंपनी प्रमोटेड बाय मिस्टर कतारिया इन द अर्ली 2000s। सिंस द PBIL डिलीवर्स मैनी वर्ल्ड क्लास रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, करेंटली 3 प्रोजेक्ट्स उसके ऑनगोइंग है। वन अमंग्स द ग्रीन वैली अपार्टमेंट्स विच स्टार्टेड 10 years ago, लोकेटेड नियर टू द हिली एरियाज एंड इज फेसिंग द लेक, मेकिंग द प्रोजेक्ट अ बिग हिट। द एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर द अपार्टमेंट्स वेयर 3 times more than the allotment capacity. The allottees of the Green Valley apartments were given apartment not under a transaction of sale but under the transaction of lease, wherein the apartments were leased out to the allottees for a period of 499 years. Mr. Meena, being the one of the allottees, paid consideration equal to 99.99% of the sale price of the apartment to get the lease. अगर मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर क्या किया इसने, खेल किया, यहाँ पर बहुत दिमाग चलाया और इन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट ऑफ लीज बना लिया। लेकिन अगर आपको याद होंगे केस लॉज, जब मैंने आपको पढ़ाए थे तरेरा के, तो मैंने आपको बताया था एक केस लॉ था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर ऐसा कोई बड़ा पीरियड होता है 499 ईयर्स, 999 ईयर्स, या फिर इतना ज़्यादा पैसा लिया जाता है, तो वो एग्रीमेंट ऑफ लीज के नेचर का बनाने की कोशिश करी जाती है जिससे कि वो रेरा में फॉल ना करे। लेकिन यहाँ पर कोर्ट का जो फैसला दिया गया था वो ये दिया गया था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसका नेचर एग्रीमेंट ऑफ लीज बनाने से कुछ नहीं होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस देखी जाएंगे, और कंडीशंस देख के साफ पता चल रहा है कि ये सेल का एग्रीमेंट है, हैंस ये अलॉटीज माने जाएंगे और वो प्रमोटर ही माना जाएगा क्योंकि ये सेल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा इट वाज ऑल्सो एग्रीड कि हर साल जो है 12 रुपये दिए जाएंगे उसके द्वारा। वो तो ठीक है यार, स्टार्टिंग में उन्होंने पूरा पैसा ले लिया, उसके बाद हर साल 12 रुपये एज अ लीज बहाना बनाकर लिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज पर द एग्रीमेंट ऑफ लीज एग्जीक्यूटेड बिटवीन द अलॉटीज एंड द PBIL, द प्रोजेक्ट वॉज टू बी कंप्लीटेड एंड द पोजेशन ऑफ द अपार्टमेंट्स वॉज टू बी हैंडेड ओवर टू द अलॉटीज विद इन अ पीरियड ऑफ 24 months फ्रॉम द डेट ऑफ द एग्रीमेंट। हाउएवर द सेम डिड नॉट हैपन ड्यू टू अकरिंग ऑफ द सम लीगल इशूज़, क्योंकि उनके अगेंस्ट में किसी ने केस डाल दिया था, कंप्लेंट फाइल कर दी थी क्योंकि हाइट्स एंड डायमेंशंस को लेकर। ठीक है, तो अलॉटीज़ ने क्या किया, अपनी नर्व्स पकड़ रखी थी जब तक डिस्प्यूट रिजॉल्व ना हो जाए। उसके बाद फाइनली जो हमारा है डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया। ठीक है, फाइनली द इशू वॉज रिजॉल्व एंड देयर आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है हमारे अलॉटीज़ के साथ हुए, और उसके बाद अराउंड 6 years जो है निकल चुके हैं और अब तक उन्होंने घर नहीं दिया जो घर 24 महीने में देना था। ठीक है, उसके बाद 6 साल हो चुके हैं और रेरा अब आ चुका है। रेरा उनके लिए भगवान का रूप बन के आया है। ठीक है, PBIL वॉज ऑल्सो बाउंड टू रजिस्टर, ऑब्वियसली बात है 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होगा, 8 से ज़्यादा अपार्टमेंट्स है और उस टाइम तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली PBIL को भी रजिस्ट्रेशन तो लेना ही होगा। ठीक है, इसके बाद सून आफ्टर द PBIL रजिस्टर अंडर द प्रोजेक्ट विद द स्टेट रेरा अथॉरिटी, द अलॉटीज अप्रोच द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 18 ऑफ द रेरा 2016। फॉर द अलॉटीज ने सेक्शन नंबर 18 की पावर को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन फाइल करी कंपनसेशन के लिए इंटरेस्ट के साथ हर महीने के लिए जब तक डिले हुआ है। लेकिन PBIL ने दिमाग लगाया और PBIL ने ये बोला कि अगेंस्ट द क्लेम मेड बाय द अलॉटीज बाय आर्ग्यूइंग दैट सेक्शन 18 जो होता है वो प्रमोटर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है और मैं तो प्रमोटर हूँ ही नहीं, मैं तो लेसर हूँ। ठीक है, एंड सिंस द अपार्टमेंट ऑफ ग्रीन वैलीज आर अलॉटेड इन लीज फॉर्म, क्योंकि वो लीज फॉर्म में दिए गए हैं, हैंस मेरे ऊपर रेरा एप्लीकेबल होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं MCQs में क्या है। सबसे पहला, वेदर अरेस्ट बाय मिस्टर कतारिया बाय द ACIT इज वैलिड। ऑब्वियसली वैलिड यार, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, अरेस्ट कर सकता है ACIT, कोई दिक्कत नहीं थी। 24 घंटे के अंदर स्पेशल कोर्ट लेके जाए, मजिस्ट्रेट के बाद लेके जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये वैलिड हो गया। आगे बढ़ते हैं। कैन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ग्रांट एक्सटेंशन टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन द प्रेजेंट केस फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीशन? नहीं कर सकता क्योंकि 75% उन्होंने पासिंग किया, 68% किया था। 75% की रिक्वायरमेंट होती है, उन्होंने सिर्फ 68% किया था, तो इसका मतलब वो हमारा नहीं कर सकता। नो एक्सटेंशन कैन नॉट बी ग्रांटेड। Third, who can be considered as beneficial owner for the respect of the deposit made of rupees 2 lakhs in the bank account of the driver directly as an advance? तो मेरे ख्याल से बेनिफिशियल ओनर तो मिस्टर कतारिया ही होंगे, लेकिन अगर मैं नीचे जाता हूँ तो मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ना इन्होंने आंसर जो दिया गया है, आंसर में क्या लिखा है, ड्राइवर। मुझे नहीं समझ आता ICI ने किस बेसिस पे लिखा है बेनिफिशियल ओनर जो है ड्राइवर। ड्राइवर तो बेनामीदार हुआ, क्योंकि बेनामीदार वो पर्सन होता है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी करी जाती है, और बेनिफिशियल ओनर वो होता है जो हमारा फ़ायदा अल्टीमेटली फ़ायदा उठा रहा होता है। तो मिस्टर कतारिया होने यहाँ पर फ़ायदा तो उठा रहे हुए। ठीक है, तो ड्राइवर पता नहीं कैसे बेनिफिशियल ओनर हो गया, बेनामीदार होगा ना ड्राइवर तो। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है हु कैन बी कंसिडर्ड एज बेनामीदार इन रिस्पेक्ट ऑफ द परचेज ऑफ पीस ऑफ लैंड फॉर 4.12 करोड़ फ्रॉम मिस्टर नूर मोहम्मद खान आउट ऑफ द फंड्स डाइवर्टेड फ्रॉम KL। तो बताओ, जो फंड्स KL से लाए गए थे तो उसके इसमें बेनामीदार कौन होगा? बेनामीदार कौन होगा? बेनामीदार वो पर्सन होता है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी करी जाती है, तो बेनामीदार मिसेस कतारिया हो गई, उनके नाम पे प्रॉपर्टी करी गई थी। ठीक है, देखते हैं इन्होंने आंसर क्या दिया है, देखते हैं। इन्होंने मिसेस कतारिया दिया है, तो ये तो ठीक दिया भाई, इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मेरे को इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है कि इस वाले पार्ट में आप बता दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ देखना। ठीक है, बेनिफिशियल ओनर यहाँ पर ड्राइवर नहीं होगा यार, बेनिफिशियल ओनर तो मिस्टर कतारिया होने चाहिए।
क्योंकि वो तो बेनामीदार हुआ ना 2 लाख रुपए के लिए, क्योंकि उसके अकाउंट में डाले गए हैं। देखते हैं आगे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द एनेक्टमेंट ऑफ द लेजिस्लेशंस बेस्ड अपॉन द प्रोमोगेटेड ऑर्डिनेंसेस बाय द गवर्नमेंट। हाँ, इसके अंदर अगर आपका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू हो, जैसे कि 2 लाख रुपए उसकी सैलरी के हिसाब से डाले गए हैं, इसीलिए बेनिफिशियल ओनर अल्टीमेटली ड्राइवर ही हुआ, तो ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू करके अगर ऐसा कुछ लगता है, मेरे को लॉजिकल नहीं लग रहा, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो मिस्टर कतारिया ही बेनिफिशियल ओनर बन रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ क्लियरिटी होती है, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अजीब बोल रहा हूँ या आपको पक्का पता है कि जवाब होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप प्लीज़ जवाब दीजिएगा, ठीक है। आगे, हाँ, आगे बढ़ते हैं 5th पे। विद रिस्पेक्ट टू द एनेक्टमेंट ऑफ द लेजिस्लेशंस बेस्ड अपॉन द प्रोम्युलेटेड ऑर्डिनेंसेस पास बाय द गवर्नमेंट, व्हाट शैल बी द रिलेवेंस ऑफ द कमीशंस ओपिनियन ऑन द सेम ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक द रेफरेंस टू द कमीशन प्रायर टू मेकिंग। मतलब ये डिस्क्रिशन होती है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। ये बात मैंने ऊपर ही डिस्कस कर ली थी, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं। कहता है मिस्टर कतारिया जो है वो उसके पास सस्पिशंस है रिगार्डिंग द उसको प्रॉब्लम है कि पावर्स नहीं है एसीआईटी के पास कुछ, ठीक है। कौन अंडर द पीबीटीए कौन कौन सी पावर नहीं है, देख लेते हैं। समन करने की पावर मना कर रहा है, समन मिस्टर एंड मिसेस कतारिया टू अपीयर टू द फ्रंट ऑफिस। दूसरा, कंपेल नहीं कर सकता प्रोड्यूस करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। और तीसरा, रिसीव नहीं कर सकता रिकॉर्ड्स एंड एविडेंस ऑफ द एफिडेविट्स। तो आप लोग बताइए कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता। हम सबको पता है कि उनके पास ये पावर होती है, सिविल कोर्ट की पावर होती है, सिविल कोर्ट की पावर होती है उनके पास, सिविल कोर्ट की पावर होती है, जिसको मैं प्यार से डाइस की पावर भी बोलता हूँ। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन हो गया, आई फॉर इशूइंग कमीशन हो गया, सी फॉर कंपेलिंग द रिकॉर्ड्स हो गया, ठीक है, कंपेलिंग द रिकॉर्ड्स हो गया, ई फॉर एनफोर्सिंग द अटेंडेंस हो गया। तो इसकी पावर सारी की सारी जो होती है हमारे पास होती है अथॉरिटीज़ के पास। सेक्शन नंबर 19 अगर आप पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 19 अगर आप पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 19 अगर पीबीटीए में आप पढ़ते हैं, ठीक है, सेक्शन नंबर 19 ऑफ पीबीटीए अगर आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा ऑफ द पीबीटी एक्ट, ठीक है। और इसमें तीनों की तीनों पावर उनके पास होती है। तो मैंने आपको डाइस की पावर बताई दी जो हमारी सिविल कोर्ट की पावर है, ठीक है। आगे, प्रोवाइड योर ओपिनियन ऑन द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहला, डिटरमाइन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रेमिटेंस टू मिस्टर प्रिंस कतारिया इन फॉरेन करेंसी दैट रिजल्टेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फेमा। तो मैंने आपको बताया ही था ऊपर कि $2.5 लाख तक दे सकता है, और इन्होंने क्या किया था, $2,80,000 दे दिए थे। तो 30,000 जो होगा, $30,000 जो है वो कॉन्ट्रवेंशन है, वो नहीं दे सकते। कौन सा रूल है, रूल नंबर 5 है हमारा, ठीक है, रूल नंबर 5 है। और अगर शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 है ऑफ द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की जब लिस्ट में आप जाते हो कि आरबीआई से परमिशन लेके ही $2.5 लाख से ऊपर दिया जा सकता है, और यहाँ पर बिना परमिशन के इन्होंने $2,80,000 दे दिए, तो उस केस में $30,000 का कॉन्ट्रवेंशन है, ठीक है। आगे चलते हैं। What will be the amount of maximum penalty that can be levied for contravention identified as part A? मैक्सिमम पेनल्टी मैंने आपको कल भी बताई थी, क्योंकि कल के केस स्टडी में भी यही था। सेक्शन नंबर 13 ऑफ द फेमा एक्ट के हिसाब से अगर मैं पेनल्टी की बात करूँ तो 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। जब अमाउंट क्वान्टिफाइबल होता है तो 30,000 का अमाउंट इन्वॉल्व है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 अगर मैं करता हूँ तो $90,000 जो होगा उसका पेनल्टी होगा, ठीक है। सी पॉइंट क्या कहता है, वेदर द ऑफेंस कमिटेड इन पार्ट ए कंपाउंडेबल है। येस, फेमा में सेक्शन नंबर 15 ऑफ फेमा यही बोलता है कि कंपाउंडेबल है। बस आपको 180 डेज़ के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, 180 डेज़ के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, ठीक है। अगर आप 180 डेज़ के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर देते हो फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द पेनल्टी, तो आपका कंपाउंडिंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेदर विद रिस्पेक्ट टू द आर्ग्यूमेंट एडवांस बाय पीबीआईएल टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द क्लेम मेड बाय द अलॉटीज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओपिनियन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द लीगल प्रोविजंस एंड प्रेडिक्शंस। वेदर द एग्रीमेंट टू लीज विद द स्ट्रक्चर in which huge amount is charged upfront followed by negligible lease rentals for exceptionally long lease tantamount to sale. Yes, it will be tantamount to sale। और ये किस केस लॉ में डिसाइड किया गया था, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली ले जाके दिखा देता हूँ। ये हमारा ये रहा केस लॉ का नाम, लावासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेज जितेंद्र जगदीश तुलसियानी। जब मैंने केस लॉस की जो वीडियोस डाली है समरी, उसमें भी बताया था आपको बस कुछ नहीं करना, ये वाला केस लॉ लिखना है और सीधा सीधा बताना है। इट वाज हेल्ड दैट कि ये जो हमारा होता है इनको सिर्फ नेचर दिया गया है उसका, ये एग्रीमेंट ऑफ लीज नहीं है, ये सेल ही है। क्योंकि 499 डेज और वो सब कुछ अगर करा गया है, 499 ईयर्स एंड 99.99 ऑफ द अमाउंट % ऑफ द अमाउंट अगर ले लिया गया है, तो वो कहीं से भी लीज के नेचर का नहीं है। बस रेरा के प्रोविजन से बचने के लिए ऐसा किया गया है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा, उसको एग्रीमेंट ऑफ लीज नहीं माना जाएगा, उसे एग्रीमेंट ऑफ सेल ही माना जाएगा, ठीक है। उसको रीड कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लास्ट, वेदर द अलॉटीज इन द प्रेजेंट केस कैन क्लेम रेमेडी अंडर सेक्शन 18। अच्छा हाँ, क्यों, अगर वो अलॉटीज बन गए हैं तो ऑब्वियसली वो अलॉटी बन गए हैं, तो सेक्शन नंबर 18 के प्रोविजंस को यूज़ करते हुए वो अपनी रेमेडी ले सकते हैं। तो आप अगर इसको रीड करते हैं तो ये लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, एग्रीमेंट ऑफ लीज विद द स्ट्रक्चर वेयर इन द अपार्टमेंट आर लीज्ड आउट टू द अलॉटीज फॉर अ पीरियड ऑफ 499 ईयर्स। देखा, पहला मैंने बोला था 499 ईयर्स, वो ऑलरेडी पेड। दूसरी पॉइंट भी आप मैंने बोला था 99.99 रुपीज़, तो एक पॉइंट मैंने ये बोल दिया था, एक मैंने ये बोल दिया था, फॉर द सेल प्राइस ऑफ द अपार्टमेंट टू गेट इट ऑन लीज एंड हैव ऑलरेडी पेड एंड एग्रीड टू पेड
allottees each year to PBIL as a lease rentals signed between PBIL and the allottees tantamount to sale as the facts of the present case are similar to the case law discussed above, जिसके बारे में ऊपर ए वाले पॉइंट में बात कर रखी है। ठीक है, इसका कंक्लूजन देखिए क्या है। द प्रोजेक्ट ऑफ ग्रीन वैली अपार्टमेंट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर रेरा एंड हेंस द allottees are eligible to claim remedy under section 18 of the RERA 2016 through the adjudicating authority as considering the substance of the structure agreement of lease it is a sale transaction and not a lease transaction। तो सेक्शन नंबर 18 के प्रोविजंस उनके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। दैट्स इट, यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बाय, शब खैर एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।